Assalamu alaikum everyone, this is your very own competitive coach Zainul Hassan. Welcome back to Dawn series episode 5. Again we are back with one of our prolific op-ed writers, Madam Maliha Lodhi का article. अच्छा, यूजुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो जो ट्राईपैट्रिएट हमारा जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर होगा, लेकिन फ्रैंकली इनफ ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है. तो रिसेंटली जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके रिमार्क्स थे कि आवर गवर्नेंस स्ट्रक्चर हैज़ ऑलरेडी फेल्ड, तो उसके ऊपर उन्होंने ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है और इसकी मैं आपको पहले भी एग्जाम्पलीफाई कर चुका हूँ कि इसकी इम्पॉर्टेंस जो है आपके पेपर में बहुत है, स्पेशली पाकिस्तान अफेयर्स प्लस पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर ही ना इंक्लूडेड जो आपका स्ट्रक्चर है सारा रिलेटेड टू गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस मैकेनिज्म. 18th अमेंडमेंट क्यों अब एज अ फेलियर देखी जा रही है? पहले तो 18th अमेंडमेंट देखी जाती थी एज अ सक्सेस, क्योंकि इट हैज़ डिवॉल्व पावर्स टू प्रोविंशियल और सेंटर वीक हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जिंदा हुई, तो लोगों को लगा मोर इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी. ऐसा नहीं हुआ. अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना. ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 18th अमेंडमेंट का पॉइंट ये था कि 18th अमेंडमेंट जब पावर डिवॉल्व करेगी ना टू प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस ने भी ना आगे यही काम करना है जो 18th अमेंडमेंट ने किया था, यानी आर्टिकल 140A, सॉरी 140A आर्टिकल क्या कहता है 18th अमेंडमेंट का? कि भाई आप लोगों ने इस्टेब्लिश करने हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स नीचे को, जिसको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं. कि एज पर दिस आर्टिकल एवरी प्रोविंस हेयर बाय इज एलिजिबल टू डेवलप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एट देयर अर्लीस्ट, जो कि अल्लाह के फजल से आज तक हुआ नहीं हमारे पास. ठीक है, अब ये 18th अमेंडमेंट की जो खामी थी ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया. क्यों किया बेड़ा गर्क? एजुकेशन फिर ना सूबों के अंदर जो गैप था ना डेवलपमेंट का, वो बढ़ता गया. पंजाब के इंडिकेटर्स पॉजिटिव होते गए, ठीक है, सिंध के अर्बन इंडिकेटर्स गिरते गए नीचे, बलूचिस्तान में अपराइजिंग दोबारा आ गई, ठीक है, केपी के अंदर करप्शन और ये एट इट्स हाईएस्ट होगी, यहाँ पर भी वैसे सदर्न पंजाब के अंदर बुरे हालात हो गए. अब ये सारी चीज़ों ने मिला के ना चीज़ों को तबाह कर दिया. 18th अमेंडमेंट को अब हम देख रहे हैं इन रेट्रोस्पेक्ट. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, एक मेरा अपनी सेइंग है, एक कोट है. तो राइट नाउ आई एम नॉट अ वेरी प्रोलिफिक राइटर और एनीथिंग जो आप मुझे कोट करो, लेकिन मैं कहता हूँ हिस्ट्री, ये मेरी एक कोटेशन है कि हिस्ट्री इज the ultimate litmus test. ठीक है, यानी कि हिस्ट्री जो है ना वो आपके डिसीजन बता देती है कि ये राइट है, रॉन्ग है, ये इंसान सही है, गलत है. ठीक है, अब देखो हमें 18th अमेंडमेंट को हमने सेलिब्रेट किया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल विक्ट्री. ठीक है, हमने कहा था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इससे मजबूत हो गया. रज़ा रब्बानी, नो डाउट ही इज़ अ मास्टरफुल इन हिज वर्क, हमने ये सेलिब्रेट किया था. अब मसला क्या हुआ? हिस्ट्री इज़ द अल्टीमेट लिटमस टेस्ट. इतिहास ने हमें बताया कि वो चीज़ तो हमारे लिए, कराची की हालत देख लो जाके अभी. ठीक है, कौन सा प्रोविंस ऐसा दैट इज़ नॉट यील्डिंग विद फैलेसीज ऑफ डेवलपमेंट? सारी जगह पे ये. तो इसलिए उन्होंने अब प्लान किया कि इसको ख़त्म करने के लिए लानी है 28th अमेंडमेंट हमने. ठीक है, अब 28th अमेंडमेंट में सबसे बड़ी जो बहस है वो है न्यू सूबों का क़याम. ठीक है, न्यू सूबों का क़याम करना. अब करंट अफेयर्स इंशाल्लाह जब बैच आएगा, और रिसेंटली तो आईआर का आ रहा है बैच, और आईआर के बाद हमारे ऐसे मास्टर क्लास और ऐसे प्रेसी का 10th को वो शुरू हो रहा है. ये भी मैं बता दूं, जिसने ज्वाइन करना है तो काइंडली मैं बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स लेता हूं, तो पहले रजिस्टर करवा लिया करो. 2-3 का ना, 2 से 3 को आईआर का बैच है. ठीक है, आईआर बैच है, ये सितंबर की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, और 10th से वी आर स्टार्टिंग आवर एसए मास्टर क्लास, लास्ट बैच फॉर 2027. ठीक है, 2027. और जो करंट अफेयर्स बैच है जो मस्ट है हर बच्चे के लिए, उसकी इतनी फ़ी भी नहीं है, वो आता है दिसंबर में. दिसंबर में मैं करंट अफेयर्स के 22 टॉपिक्स करवाता हूँ. पूरा दिसंबर हम करंट अफेयर्स करते हैं, बने बनाए नोट्स होते हैं, उसमें रोज़ाना की बेसिस पे लेक्चर होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं. ठीक है, तो 22 टॉपिक्स मैं करवाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अफेयर्स
प्लस करंट अफेयर्स, इन दोनों का जो पेपर है हर साल उधर से आता है। क्योंकि इट इज़, अभी मैं क्यों नहीं करवाता, क्योंकि अभी बहुत सारी डेवलपमेंट रहती है। 28th अमेंडमेंट है, कोप है, UNJ की असेंबलीज की स्पीचेस हैं जिसके अंदर मेजर पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको, और समिट्स हैं बहुत सारे, तो अभी मैं करवाता नहीं। तो जैसे ही वो समिट्स वगैरह ये ख़त्म होते हैं ना, देन आई मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू गेट डन विद दिस। अच्छा हाँ, कॉन्टेक्ट 0314, पहले मैं बताता नहीं था तो फिर मुझे ना नीचे कमेंट्स में एक्स्ट्रा जाके बताना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही बता रहा हूँ। 443 यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर देना कोर्स किस में एनरोल करना है, और डिटेल्स चाहिए तो भी, तो इंशाल्लाह फिर आई विल रिस्पॉन्ड। अच्छा, स्टार्टिंग विद आवर आर्टिकल टुडे, वो ये जो हमारा डॉन डायरी का असूल होता है, पहले अच्छे से पढ़ेंगे, जो मुश्किल जार्गन्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, सेंस बनाने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो विद ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा जी, मैडम मलीहा लोधी ने फिर एक मास्टरपीस निकाला है, लेट्स सी। अच्छा, an effort is underway to spark a debate on creating new administrative units in the country, ostensibly on the grounds that, ostensibly का मतलब practically on the grounds that the present system is not delivering। ठीक है, अब ये वही स्पीच है जो मोहसिन नकवी ने की थी। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, ये याद रखना, इंटीरियर मिनिस्टर भी यही हैं और नारकोटिक्स के भी यही हैं, ठीक है, और PCB के चेयरमैन भी यही हैं। तो ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन दैट इज़ लाइक बाय एवरीवन, और नो डाउट ही हैज़ सम स्किल्स ऑल्सो, whose proximity to the establishment is well known, tried to make the case, claiming the present governance system has collapsed. He called for more provinces administrative units. He offered no explanation of what collapse meant. ठीक है, and new units would magically fix Pakistan's problem. His proposal found backing from the military spokesman. He echoed the call and urged a system reset and endorsed the creation of new administrative units. Administrative units, अच्छा हम ना एक और काम गलत कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी बाय द वे, और मुझे ये थोड़ा हो रहा है, हम बार बार इनको ना न्यू प्रोविंसेस कह रहे हैं। देखो, प्रोविंस जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा जार्गन है, उसके अंदर एथनिसिटी आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है, कॉमन लैंग्वेज आ जाती है, कॉमन ये जो चीज़ है ना, ये जो डिवीज़न होने जा रही है या होगी, तो ये न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से मुराद हैं जो कि सिर्फ इसलिए नहीं बनाए जा रहे कि सदर्न पंजाब के अंदर सिमिलर लोग हैं उनको दे दो, और नॉर्दर्न के अंदर अलग लोग हैं उनको दे दो, GB अलग कर दो, ऐसे नहीं बनाए जा रहे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि गवर्नेंस के हसूल के लिए बनाए जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को पहले पढ़ाई ना दूं कि गवर्नेंस होती क्या और इसके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो, कुछ बच्चे बिल्कुल ही बिगिनर होते हैं, उनको गवर्नेंस की एज इट इज़ समझ नहीं होती। अभी हम गवर्नेंस 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 बार बार बात करेंगे, तो ऐसा करते हैं यहीं स्टॉप करते हैं, पहले पैराग्राफ पे पहले नीचे आ जाओ। मैंने आप लोगों की डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस और उसके मेजर गुड गवर्नेंस के पास्टुलेट्स भी रखे हुए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। ये देखो, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, गवर्नेंस होती क्या है, किसको हम कहते हैं गवर्नेंस फेल हो गया, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, लोकल गवर्नेंस सिस्टम बनाने चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, हमारे यहाँ बैड गवर्नेंस है, ये सारी चीज़ें। और क्या है लोकल गवर्नेंस, क्या होती है। ठीक है, पहले ये पढ़ लो, उसके फिर मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को वन बाय वन। देखो मेरी बात सुनो। गवर्नेंस इज कंसेप्चुअली डिफाइंड एज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स through which decisions are made, effectively implemented. It encompasses the entirety of mechanism by which power is exercised in management of a state's economic, political, social resources for national development. ये तो होगी एक मुश्किल डेफिनेशन। अब मैं बताता हूँ इसकी आसान फॉर्म, हम समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नेंस वो कहता है किसी, गवर्नेंस है वर्ब का मतलब काम। गवर्नेंस एक काम है जो किया जाता है। कौन करता है? ये बंदा, ये इलेक्टेड बंदा, यानी जिसको आप सिलेक्ट करते हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये करता है पावर एक्सरसाइज। ठीक है, पावर एक्सरसाइज करते हैं, जिसको हम मैंडेट कहते हैं। मैंडेट किसको कहा जाता है? जो पावर किसी को, जो इख्तियारात किसी को मिलते हैं थ्रू इलेक्शन। ठीक है, ये बंदा जो पावर एक्सरसाइज करता है किसी के ऊपर या किसी अथॉरिटी पे, क्यों करेगा ये पावर एक्सरसाइज? क्योंकि इसको नेशनल
डेवलपमेंट चाहिए, ऐसे ही हमें भी यही चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट। और उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए क्या टूल्स इस्तेमाल करेगा ये, ठीक है, ये इफेक्टिवली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल रिसोर्सेज। इस पावर नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो टूल्स इख्तियार करेगा वो सोशल प्लस पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगी, ठीक है। आप समझ आ रही है गवर्नेंस थोड़ी थोड़ी क्या होती है, कि भाई गवर्नेंस एक ऐसे एक्ट को कहते हैं जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए एक इंसान पावर एक्सरसाइज करता है अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करता है। इसको हम गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। अब यही तो ख़राब है, पाकिस्तान में जिसके पास पावर आती है करप्शन करेगा, मिस यूज़ ऑफ पावर करेगा, और पावर लेते भी गलत तरीके से हैं, इलेक्शन रिगिंग करके, ठीक है। जब नाअहली पावर में आएगा तो वो क्या करेगा, सीधी सी बात है, तो वो भी चीज़ें ख़राब करेगा। ये सारी चीज़ें मच मोर इन दिस ये गवर्नेंस बनाती है। अब गुड गवर्नेंस के मेजर कुछ थीम्स होते हैं जो यूएन पैराडाइम बताता है गुड गवर्नेंस का। इस काम को अगर अच्छे से किया जाए ना, वो गुड गवर्नेंस बनती है। अब जैसे कैसे अच्छे से किया जाए, ये हैं सारे। अगर गुड गवर्नेंस कोई पूछ ले तो आपने कहना है कि ये भाईजान, आप सबसे पहले पार्टिसिपेशन का मतलब, एक तो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका अच्छे, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आया हो या मेरिट पे आया हो, ठीक है, दो ही चीज़ें ना। अब असिस्टेंट कमिश्नर भी गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, वो मेरिट पे होना चाहिए, ठीक है। उसको ऑर्डर कौन दे रहा है या फिर विजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, MNA, MPAs, CM, वो फिर रिप्रेजेंटेशन प्योर होनी चाहिए ताकि वो लोगों के मसले ही उस तक पहुंचाएं और वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी में कॉम्पिटेंस के थ्रू उनको सॉल्व करे। तो पार्टिसिपेशन का ये मतलब है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, फेयर इक्विटेबल लीगल फ्रेमवर्क इन्फोर्स्ड इम्पार्शली, यानी कि कोई ऐसी बदतमीजी, करप्शन, ये वाली चीज़ें नहीं। ट्रांसपेरेंसी, कि जो काम हो रहा है आर्टिकल 19A को इंश्योर किया जाए। आर्टिकल 19A क्या कहता है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, 19A को इंश्योर किया जाए। रिस्पॉन्सिवनेस, ऐसा ना हो कि मसला आ जाए तो आपकी वहाँ पर आ रहे हैं 2 साल बाद कि अच्छा मसला क्या था। टाइमली सर्विस डिलीवरी, कि अगर आज कुछ हुआ है तो आज के आज ही वहाँ पर जितने स्टेक होल्डर्स हैं मौजूद हो। कंसेंसस ओरिएंटेड, आपस में दोनों वर्डिक्ट्स लेके चलो, ऐसे नहीं है कि तफरीक फैलाओ। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, ठीक है। वल्नरेबल सेगमेंट्स जो हैं, जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, उनको भी इंक्लूड करो। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस से मुराद होता है, एफिशिएंसी से मुराद है तेज़ जल्दी काम, ठीक है, यानी फास्ट जो होती है। एफिशिएंट कौन होगा, मैंने आपसे कहा ऐसे लिख के दिखाओ मुझे 2 बजे तक, आपने मुझे 12 बजे ये ऐसे सेंड कर दिया लिख के, ये इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी अच्छी है कि आप जल्दी काम करते हो। लेकिन नॉट हेस्ट मेक्स वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, कि नॉट एवरीथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली इज गुड फॉर अस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कम से कम लेस रिसोर्सेज यूज करके मोर यील्ड लेना, ये इफेक्टिव होता है। यानी कि कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देना। अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल आंसरेबिलिटी टू गवर्नमेंट, भाई जवाबदेह होना। जैसे पाकिस्तान अकाउंट कमेटी है, ठीक है, पाकिस्तान PAC जो है, AG ऑफ पाकिस्तान है, ये सारी चीज़ें। तो होपफुली अब कुछ ना कुछ गुड गवर्नेंस की, इस पर तो 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समझ आई होगी आप लोगों को गवर्नेंस की। अब आर्टिकल पढ़ने में भी मज़ा आएगा, थोड़ा स्वाद आएगा कि यार अच्छा यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या हो रहा है। अब आगे, सच कॉल्स आर ऑफ कोर्स नॉट न्यू, एवरी सो ऑफन दिस प्रपोजल सर्फेसेस मोस्टली फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट और अदर इंटरेस्टेड ग्रुप्स, बट एनी स्वीपिंग चेंज हैज़ नेवर फाउंड ट्रैक्शन अमंग मेजर पॉलिटिकल पार्टीज at the public at large. This time no different. Naqvi faced criticism from across political spectrum. Prominent ruling party leaders questioned the statement. The PPP's Sindh Chief Minister Murad Ali Shah rejected the creation of new provinces. Awami Tehreek leaders accused the Interior Minister of advocating Sindh's division. अच्छा, ये ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं सिंध को जैसे ये लोग उधर बहुत चांद तारे खिला रहे हैं। मतलब ऑडेसिटी वैसे मुझे समझ नहीं आती।
तो खैर मैं सपोर्ट अपना कहीं बायसनेस नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आई थिंक प्रोवेंसेस आर अ गुड आइडिया. लेकिन मुदाद शाह राउंडेड रिजेक्टेड अदर पार्टीज दैट एन इलॉजिकल illegitimate government had no authority to undertake such a move. The Lahore High Court Bar Association codenamed Naqvi's proposal as unconstitutional. Its office bearers said these responsible for the destruction of existing order were now proposing a new system. ठीक है. The argument, अभी उसने बताया कि क्या criticism आया. The argument of Pakistan's governance crisis is due to, आप समझ आया governance crisis क्या है? वही जो चीज़ें मैंने आपको good governance में लिखवाई है ना, उसका उलट. ठीक है. नो अकाउंटेबिलिटी, नो ट्रांसपेरेंसी, नो रूल ऑफ लॉ, क्या कहते हैं, नो रिस्पॉन्सिवनेस, नो एफिशिएंसी, नो इफेक्टिवनेस, नो कंसेंसस ओरिएंटेशन. ठीक है. नो रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. नो पॉलिटिकल यील्ड. ये सारी पाकिस्तान में. ठीक है. ये सारी जो है उल्टा है काम यहाँ पर. अच्छा, पाकिस्तान गवर्नेंस क्राइसिस इज ड्यू टू द नंबर और साइज ऑफ इट्स प्रोविंसेस सिंपली डजंट होल्ड. अब वो अपना बताने लगी हैं क्यों उनके सामने ये उनको समझ नहीं आता. One can make a case for administrative reorganization on other grounds. For example, smaller units can bring government closer to the people, but that goal can be achieved by empowering local government. In any case, constitution lays a clear process for making changes to provinces. Naqvi's proposal implied it can be done by executive fiat. Fiat का मतलब executive direct power. Any changes, including altering the boundary of any province, requires a resolution passed by 2/3 in relevant. ये जो आर्टिकल की बात कर रही है ना, वो है आर्टिकल 239. मैडम आर्टिकल ही मेंशन कर देना, वो तो शुक्र है मुझे पता है. आर्टिकल 239. आर्टिकल 239 स्टेट्स कि कोई भी सूबाई चेंज सूबे की जो लेजिस्लेशन है उसके बगैर नहीं हो सकता. ठीक है. यानी कि इफ़ यू वांट टू चेंज पाकिस्तान्स या पंजाब डिवीज़न बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, तो फिर आपने चेंज ऐसे नहीं करना कि आपने रिलेटिवली कट आउट कर देने हैं सूबे और बाद में पंजाब को बताना है कि आप दो तकसीम हो गए. ऐसे नहीं. वो कहते हैं अगर आपने फॉर एग्जांपल पंजाब को डिवाइड करना है ना, लेट्स से, ठीक है, पंजाब को डिवाइड करना है नॉर्थ साउथ में और नॉर्थ में, तो आपको पहले पंजाब की असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी अप्रूवल चाहिए. ठीक है. 2/3 मेजॉरिटी अप्रूवल, फिर वो नेशनल असेंबली में बिल आएगा और फिर रेक्टिफाई होगा. ये आर्टिकल 239 कहता है, इसमें ऐड कर लेना. एनी चेंज इंक्लूडिंग ऑल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ एनी प्रोविंस रिक्वायर्स अ रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 इन द relevant provincial assembly followed by a constitutional amendment adopted by 2/3 majority in the national assembly and senate. वही वाली बात, पहले प्रोविंस आएगा उसकी असेंबली, फिर नेशनल असेंबली, फिर सेनेट, और फिर रेक्टिफिकेशन होगी और फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होगा. ठीक है. द टाइमिंग ऑफ दिस डिबेट इज बैफलिंग. ठीक है. द डिबेट इज बीइंग इनिशिएटेड एट द टाइम वन प्रोविंस कन्फ्रंट एन एक्टिव इंसर्जेंसी यानी बलोचिस्तान, सेकेंड फेज माउंटेन मिलिट्री violence, KP, Azad Kashmir's experiencing widespread protest and civil unrest. This is a spurious connection between मतलब एक बहुत ही violent या abrupt connection between a provincial configuration and government. Those who draw a spurious link between Pakistan's provincial structure and its governance, failures, lack of historical perspective of why country today is beset with so many serious overlapping challenges. अब वो कह रही हैं कि जो डायरेक्टली ये लिंक करते हैं ना कि क्योंकि पाकिस्तान में सूबे ज़्यादा नहीं है इसलिए पाकिस्तान की गवर्नेंस इज़ अ फेल्ड स्ट्रक्चर, वो उनको हिस्ट्री की सेंस ही नहीं है. ठीक है. These challenges are cumulative result of prolonged political instability, deferred economic reforms, visionless leadership, rule without law, and a consistent preference by successive governments for foreign engagements over unresolved fostering domestic problems. External overreach and internal underreach has been a consistent pattern. Governance is adversely affected by these factors, but it is elite capture that has been most damaging. Elite control of state power, of politics, or much of our country's resources has ensured elite interest consistently. अब वो चीज़ बात कर रही हैं सारी कि ये elite capture की वजह से ख़राब है, ये इस वजह से नहीं ख़राब. पावर ऑफ elite का मतलब है कि जो 3 elite, मैं अगर आपको elite बताना चाहूँ ना, इलीट मैं समझा ही देता हूँ. इलीट कैप्चर में इलीट कौन है? इलीट यार देखो 3
मैं इनसे थोड़ा डिफ़र करूँगा, इन्होंने 2 दिए हैं। मैं समझता हूँ एलीट 3 किस्म के हैं पाकिस्तान में। एक जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं, इनको भी एलीट कहते हैं, भुट्टोस, मियाँस, ठीक है, ये सारे। दूसरे हमारे पास आ जाएंगे पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ और बिजनेस ऑनर्स, ओलिगार्क्स, ठीक है, जो ये बहुत बड़े बड़े मियाँ मंशाज, अलीम खान्स, तरीन्स, ठीक है, मलिक रियाज वगैरह। और थर्ड है हमारे पास द मिलिट्री। ये है पावर पॉलिटिक्स के एलीट, और वो कहती है इनके कैप्चर की वजह से, इनकी मैनिपुलेशन की वजह से ख़राब है। हैज़ रेजिस्टेड मीनिंगफुल रिफॉर्म, अवॉइडेड टैकलिंग द इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, टैक्स रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, रिफॉर्म इन गवर्नेंस। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये पुराना सिस्टम उन्हीं एलीट्स को भाता है। प्रोविंसेस बढ़ गए या डिवाइड हो गए तो पॉलिटिकल पावर भी डिवाइड होगी, पैसों की डिवीजन भी होगी, वीक हो जाएंगी डायनेस्टीज़, नहीं होने देंगे। बिजनेस ओनर्स का रूल उन्हीं डायनेस्टीज़ के साथ चलता है, वो गई तो ये भी गया, ये गए तो समझ रहे हो कि इट इज़ अ स्पाइरल। It has rentier characteristics, using access to public office to leverage state resources for its own gain. Elite capture is principally why governance has broken down. ठीक है, अब ये है मेन थीसिस मैडम मलिहा लोधी के आर्टिकल का। अब उन्होंने आपकी गवर्नेंस को किसकी जद में देखा? एलीट कैप्चर। उन्होंने कहा एलीट कैप्चर इज बिकॉज योर गवर्नेंस सिस्टम इज ब्रोकन, नॉट बिकॉज इट इज फेडरली टू लार्ज टू गवर्न. This has left the country with interlocking crises, state insolvency, insecurity, poverty, crumbling education and health systems, mounting energy shortages, as well as environmental degradation. ये सारे challenges हैं आपकी governance के, ठीक है, ये challenges हैं, ये true face of your governance structure है. The convergence between countries, youth bulge, economic stagnation, education deficit, and ये तो गुस्सा ही कर गई हैं इतने ज़्यादा, तो ये तो उन्होंने सारे खोल के रख दिया है. A closer look at Pakistan's governance failures shows political instability to be the core driver. The country has lurched between military interventions and civilian rule in a recurring cycle, punctured by outbreaks of public protest demanding political change. This political discontinuity has prevented the emergence of a stable and predictable environment in which to address the country's problems. It also entrenched a power asymmetry between elected and unelected institutions in recent times. It has produced hybrid model of informal power sharing between the civilian governments and the civilian. That arrangement has been successfully. Acha, a major contributor of present challenges has been persistent reliance both military government on dysfunctional and sustainable economic policies. वही चीज़ कि इसका तो इलाज मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, इकोनॉमी के लेक्चर में भी डिस्कस किया है. डिसफंक्शनल एंड अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या इलाज है? जो आप अच्छे वक्त बताते हो ना, गिनवाते हो, अयूब की इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर भुट्टो की नेशनलाइजेशन, ज़िया साहब की जो इस्लामिक रिफॉर्म्स हैं, मतलब एज़ फार एज वो टर्म इकोनॉमी गोज़ 1980s तक पाकिस्तान बहुत एक सही इकोनॉमिक हैंड्स में था. अब उसकी एक वजह है, पाकिस्तान में ना एक पता नहीं कैसे अच्छी आदत आई, 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स की आदत बनी हुई थी. ठीक है, 5 साल इकोनॉमिक प्लान्स होते थे पाकिस्तान के अंदर पहले. उसका फ़ायदा पता है क्या होता था? ये जो इकोनॉमिक प्लान्स है ना, ये डायरेक्टली को रिलेटेड होते थे कि पाकिस्तान की पॉलिसी से. ठीक है, कैसे? 5 साल इकोनॉमिक प्लान्स में एटलीस्ट 5 साल में फिर जनरल आए या लीडर आए, कुछ भी आए, वो चीज़ें चलती रहती थी. अब हर 1 साल बाद चेंज हो रहा है. ठीक है, rather than mobilize domestic resources, successive governments turn to borrowing and bailouts to cover their budget and balance of power payment deficit. The root chronic financial crisis. The country's foreign alignments ensured steady access to economic aid and external fund. The borrowed growth might have worked if fiscal space had been used to fix इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, बट इट वाजंट. वो वही कह रही है कि बजाय कि आप लोगों ने अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सही करने के, आप भाग के IMF, भाग के चाइना से लोन ले लिया, सऊदीया से ले लिया, तो ये इसने और नुकसान ही दिया है. ये बोरोड ग्रोथ है, ये कोई आपकी अपनी नहीं है. Instead, external financing combined with high remittances allowed ruling elites to paper over their problems and avoid reform.
The failure to raise adequate domestic resources together with low levels of savings and investment tend to increase borrowing and higher debt. This resulted in an economy that lurches from one IMF tranche to the next. Today, Pakistan is stuck in a low growth, low investment, high debt equilibrium trap that clouds economic future. But the power elite refuses to change course. Governance challenges has also been compounded by the repercussions of protracted foreign engagement, the dynamics of great power competition, and the fault lines of regional geopolitical impact implacably hostile India, unresolved Kashmir. वही वाली चीज़, फिर ये सारे आपके एक्सटर्नल चैलेंजेस बता दिए, ठीक है, ये सारे यहाँ से लेकर वहाँ तक. Elite interest, flawed policies, failure to reform, chronic वही चीज़, geopolitical storms, all drivers of Pakistan governance crisis. बस वही ये सारा आर्टिकल निगेट करने के लिए था एक बात को कि सूबाई तंजीम के साथ या स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना के आप लोग बच जाओगे. इस चीज़ से ऐसा नहीं है, ठीक है. तो ये सारा जो था ये उसके ऊपर था. आप देख लेते हैं आगे हमारे पास कोई पॉइंट है तो नहीं. बस ठीक है, आप CSS की एनालिसिस पे आ जाओ. ये गुड गवर्नेंस भी पढ़ा दी है मैंने आप लोगों को. की डायमेंशंस ऑफ फॉर CSS एग्जाम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन, ये देखो लिखा आ गया आर्टिकल 239, ठीक है. तो ये जब भी मेंशन करो इस चीज़ को, ये वाला आर्टिकल लाजमी मेंशन करना है, इसके बगैर बात नहीं करनी. आर्टिकल 140A भी मैंने बोल दिया, ऊपर लिखे नहीं थे लेकिन आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि ये है. फिर आप क्या ले सकते हो, पॉलिटिकल में इलीट कैप्चर ले सकते हो. आज मैंने समझाया इलीट किसको कहते हैं आपकी पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों में. फिर इकोनॉमिक डायमेंशन में डेट ले सकते हो, डेट इक्विलिब्रियम वाला स्टेज ये आ सकता है. स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस के अंदर आप क्या ऐड कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ तक आप लोगों को होपफुली अच्छा समझ आ गया. अभी मैंने रिसेंटली लेक्चर भी अपलोड कर दिया हुआ है जो आपका मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उस पर भी बहुत ही थोरो लेक्चर विद नोट्स अपलोडेड है. वो लाजमी देखना. करंट अफेयर्स का एक सवाल तैयार है आपका उससे. और बाकी ये गवर्नेंस का तो हर साल ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं. तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी बनी होगी साथ हमारी. तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछो मेरे से, और अपनी अच्छी चीज़ें करते रहो जिसमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब होता है, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ टू पोस्ट मोर ऑन माई यूट्यूब चैनल and give you the best value possible. So thank you everyone for watching. I will see you guys in the next video. Allah Hafiz.